नई कंसेप्ट जो केन्स ने दी, जिसको नाम दिया गया इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप की धारणा जो केन्स ने उस बुक में दी, और कि डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट से बढ़ जाना, डिमांड का पूर्ति से बढ़ जाना, डिमांड का कुल उत्पादन से बढ़ जाना, इस चीज को इन्फ्लेशनरी गैप है उसके। और जितना ज्यादा इन्फ्लेशनरी गैप होगा, प्राइसेस उतनी ही ज्यादा बढ़ती है इसी कारण। इसलिए केन्स है उसकी थ्योरी में मनी जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल टाइप की है। अगर आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछे कि केन्स है उसकी इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल टाइप की है। डिमांड, केन्स ने हर जगह जो बात की है वो डिमांड पुल टाइप की है। डिफरेंट कंट्रीज उसमें युद्ध के दौरान, आप इस बात को भी सुनिएगा, जब युद्ध बन हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज उसमें युद्ध के दौरान घाटे का बजट बनाया जाता है, बनाया भी गया था, और नई मुद्रा सर्जित करके, मनी सप्लाई करके वित्त व्यवस्था की गई, और मांग प्रेरित जो इन्फ्लेशन है वो उत्पन्न हुई। अब एक बात और सुनिए इसके अंदर, इन्फ्लेशन में जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है तो होता क्या है, क्यों ये रेपिडली इंक्रीज होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक और वर्ड आता है, वेज प्राइस स्पाइरल। आपने शायद ये नाम पहली बार सुना होगा, वेज प्राइस स्पाइरल। हिंदी में कहते हैं इसको मजदूरी कीमत चक्र। मैं समझाता हूं आपको ये होता क्या है। इन्फ्लेशन आई, इन्फ्लेशन आने का मतलब प्राइस बढ़ी, रियल वेज कम हो जाती है। रियल वेज कम हो जाती है, सैलरी है उससे हम ये बात तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मेरी सैलरी, सैलरी तो फिक्स होती है, वेज है वो तो फिक्स होती है, उसमें तो बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं। प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, मैं उतनी ही सैलरी से पहले जितनी गुड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकता। जिसकी वेज उतनी है वो पहले जितनी वेज से उतनी गुड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकता, उसकी रियल वेज कम हो जाती है, रियल सैलरी कम हो जाती है। अब होगा क्या, ये मजदूर लोग क्या करेंगे जब रियल वेज कम हो जाएगी। ये लोग इसके लिए मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं कि हमारी मजदूरियां बढ़ाई जाए, हमारी वेज है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, वेज को इंक्रीज कर देंगे। अब जो फैक्ट्री के मालिक हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो मजबूरी में वेज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, ये यूनियंस अपना सारा कहना मनवा लेती है, और उनकी वेज है वो इंक्रीज कर दी जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वेज इंक्रीज होना आपके पैरों पर ही कुल्हाड़ी है। कैसे है वो आप देखिए इसके अंदर। वेज इंक्रीज हुई, जैसे ही वेज इंक्रीज होती है, पूरी इकोनॉमी को लॉस जो होता है वो देखिए, इकोनॉमी को लॉस, उस व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति को, वो खुश हो जाता है। दो टाइप की वेज है ना, मॉनेटरी एंड रियल। वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि मेरी वेज बढ़ी है, 100 रुपए से मुझे 125 रुपए दिया जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो 100 रुपए से जो गुड सर्विसेज खरीद रहा था, आज 125 से भी वही खरीद पाएगा। तो वेज बढ़ी, वेज बढ़ने को उसने कहाँ टाला, जैसे ही वेज बढ़ती है, ये कॉस्ट का एक पार्ट है, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट है। वेज बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो इस बढ़ी कॉस्ट को प्राइस पर डाल देता है, लो बढ़वा लो वेज, और प्राइस बढ़ जाती है। पहली बात, जैसे ही वेज बढ़ी, वेज बढ़ते ही परचेजिंग पावर उनके हाथों में बढ़ जाती है, और सारा पैसा वो खर्च कर रहे हैं, डिमांड और इंक्रीज हो जाती है, और फिर प्राइस बढ़ जाती है। वेज बढ़ने की इफेक्ट देखिए, वेज बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, वेज बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है। और ये कंटिन्यू, ये वो फिर डिमांड करते हैं कि हमारी फिर प्राइस बढ़ गई, हमारी वेज बढ़ाओ, फिर डिमांड करते हैं, और फिर वेज बढ़ा दी जाती है, फिर कॉस्ट बढ़ती है, फिर प्राइस बढ़ती है, फिर डिमांड बढ़ती है, फिर प्राइस बढ़ती है, और एक चक्कर चल पड़ता है, एक साइकिल चल पड़ता है, जिसको यहाँ नाम दिया गया है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल के नाम से जिसको कहा जाता है। एक विशेष सर्कल में फंस जाती है इकॉनमी, जैसा अभी फंसी हुई है विशेष सर्कल में। आप प्रेजेंट में ये सिचुएशन देख सकते हैं, वेज बढ़ाती जा रही है, फैक्ट्रीज वेज बढ़ाती जा रही है, सैलरीज बढ़ाती जा रही है, लेकिन साथ में उस, आपको क्या लगता है वो प्रोड्यूसर है उस बढ़ी हुई सैलरी, बढ़ी हुई वेज को अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से पे करेगा? बिल्कुल नहीं। वो उस बढ़ी वेज को कॉस्ट पे डाल देगा, कॉस्ट पे डालते ही वो प्राइस बढ़ जाएगी, अब प्राइस बढ़ते ही फिर इकोनॉमी में पैसा आना है, फिर वो लोग डिमांड करेंगे, फिर डिमांड करेंगे, फिर प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होनी है, प्राइस तो बढ़नी है। और इस चक्कर से निकलना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। अगर इसको सुलझाया ना जाए, इस पर रोक ना लगाई जाए,
तो इकोनॉमी बिल्कुल तेजी से अगर ये बढ़ने लगे तो इकोनॉमी फंस जाती है, और इसको नाम दे दिया जाता है फिर हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, अतिस्फीति की धारणा आ जाती है। और हाइपर इन्फ्लेशन उसी स्टेज में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जाती है कि ऐसा लगता है जैसे है ना घोड़े की रफ्तार होती है। घोड़े की रफ्तार, जिसको हम अगर एक वर्ड में लिखें तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन नाम सुना होगा आपने शायद, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती हुई, तो घोड़े की रफ्तार से बढ़ती है। ये डिमांड पुल बड़ा बहुत बड़ा खेल है ये। इन्फ्लेशन का बढ़ना एक सिर्फ यही नहीं होता है कि कीमतें बढ़ा दी, इस फर्म ने बढ़ा दी। उस फर्म की कीमतें बढ़ाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप जिस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेंगे उस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ना तय है। डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, हम 1 मिनट में किसी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कम कर दें। पूरी इकॉनमी में 140 करोड़ लोग हैं हम अगर चाहें तो क्या किसी प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है। बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास जिनकी जिनकी डिमांड हम इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, 100 रुपए किलो तक चली जाती है। 100 रुपए किलो तक। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है 100 रुपए किलो जाने के बाद भी लोग इसको परचेज करते हैं। यू नो दैट वेजिटेबल्स आर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल होती है, नाशवान होती है। आपने 2 दिन नहीं खरीदा ना, 2 डेज ओनली, 2 और 3 डेज, ये खराब हो जाएंगी। आपको क्या लगता है वो खराब होने देंगे इसको? और इस 100 रुपए से एक जीरो कट जाएगी, अगर आपने 3 दिन नहीं खरीदा ना, ये 10 रुपए पर आ जाएगी। लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। बहुत सारी है, टोमेटोज, ऑनियंस वगैरह, आलू 40 50 60 रुपए किलो चले जाते हैं। चलो जो चीजें जिनको स्टॉक किया जा सकता है उनके बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स है अगर आप उनकी डिमांड 1 2 दिन कंट्रोल कर लेना, 2 दिन कंट्रोल कर ले, वो चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन हम करते नहीं है ना। हम डिमांड को, हमारे पास पैसे बहुत है, मेन बात तो है ना, पैसे बहुत है हमारे पास। हम 100 रुपए पर केजी खरीदने में भी सक्षम हैं। अगर हम सक्षम नहीं होते तो ये खराब हो जाती है, और खराब होने के कारण ये एक जीरो कट के 10 रुपए पर आ जाती। लेकिन मेन कारण इसके पीछे बैठा है, आपके पास मनी सप्लाई है, आपके पास पैसा है। फिर आप बेकार में ऐसे रोते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो आप खरीदने में सक्षम, आपके पास मनी सप्लाई है, तो क्यों रो रहे हैं धक्के से? फिर आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करिए, आप अपने आप को कंट्रोल करिए, आप गुड्स की प्राइसेस है उसको ठीक कर सकते हैं। क्यों इंडिया है वो हर कंट्री के लिए आपको ये शायद पता नहीं है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो मार्केट है, उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज है वो आपस में लड़ती हैं कि इंडिया की मार्केट को हम हथियाएं। क्यों? द मेन रीजन इज डिमांड। इंडिया की मार्केट में डिमांड, हम 140 करोड़ लोग हैं और बहुत एक्सेस डिमांड करते हैं। और जो लोग इंडिया की इकोनॉमी से जलते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट से जलते हैं, गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट और जो भी पीछे थी, इंडिया की गवर्नमेंट से जलते हैं, इंडिया की इकोनॉमी से जलते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी तो बिल्कुल डाउन है, 100 देशों से पीछे है, 150 देशों से पीछे है, ये वो। अरे ऐसी मूर्ख बातें करने वालों, कम से कम ये तो देख लो कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। आप कई कंट्रीज की पॉपुलेशन को जोड़ लें तो 140 करोड़ नहीं बनता है। आप यूएसए के साथ कहाँ इंडिया को कंपैरिजन कर रहे हैं? आप न्यूजीलैंड के साथ कहाँ कंपेयर, आप नॉर्वे के साथ क्यों कंपेयर, डेनमार्क के साथ क्यों कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? एक हरियाणा इतना सा एक देश होता है, एक राजस्थान, कई छोटे छोटे देशों मिला के एक राजस्थान बनता है। और एक अपना अपना कोई भी कंट्री ले लो आप, कोई भी स्टेट ले लो आप, इतने तो कंट्रीज नहीं है। आप उनकी आप आज एक काम करके देखिएगा, आप अलग अलग कंट्रीज लीजिएगा, 5 7 10 उनकी पॉपुलेशन लीजिएगा, पॉपुलेशन का टोटल करके देखिएगा कि कितनी उनकी पॉपुलेशन है और हमारी कितनी पॉपुलेशन है। एक तो आप 1 लाख लोग हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। एक आप 140 का डेवलपमेंट करते हैं, 140 करोड़ का डेवलपमेंट करते हैं। एक तो घर में 2 बच्चे हैं, उनका लालन पालन पोषण करेंगे आप। और एक घर में 20 बच्चे पैदा कर लीजिए और 20 बच्चों का लालन पालन करें, एक से ऐसा नहीं होगा।
दोनों में डिफरेंस होगा। और ये चीज आप देख सकते हैं कि जिनके 2-3 बच्चे उनका पालन पोषण और जिनके 20 बच्चे हैं ना उनका पालन पोषण, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट के लिए 140 करोड़ बच्चे हैं, यूएसए के लिए इतने बच्चे नहीं हैं, ब्रिटेन के लिए इतने बच्चे नहीं हैं, और जो कंट्रीज डेवलप कंट्री है उनके पास इतने बच्चे नहीं हैं। लेकिन हमारे पास 140 करोड़ है, इनकी इनके बहुत हाइपर डिमांड होती है। 140 करोड़ को अगर आप सिंपल जो नेसेसिटीज हैं इनकी वो भी पूरी करें ना, तो भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात, हर कंट्री इन 140 करोड़ पर अपनी नजर जमाए हुए हैं, इन 140 करोड़ पर कि यहाँ डिमांड करते हैं लोग। और दूसरी बात, यहाँ के लोग है ना, वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा सा है ना मूर्ख टाइप के भी है। मूर्ख टाइप का मतलब, हमें आप हमें कुछ भी बेच सकते हैं, आप हमें कुछ भी दे दीजिए, हम उसको परचेज कर लेंगे, हमारे पास पैसा है। कौन कहता है इंडिया में गरीबी है? इंडिया के लोगों के पास गरीबी नहीं, इंडिया के लोग 100 रुपए किलो टमाटर है उसको हंसी खुशी खा लेते हैं। इंडिया के लोगों के पास पैसा बहुत है। इंडिया के लोगों को आप कुछ भी सेल कर दो आप। चाइना अपना पूरा माल जो घिसा पिटा माल है इंडिया में सेल करता है। यूएसए अपना घिसा पिटा माल है जो वहां रिजेक्टेड माल होता है इंडिया में सेल करता है। आप खुश हो जाते हैं, इंपोर्टेड पहन रखा, ब्रांडेड पहन रहा है, काय का ब्रांडेड पहन रखा है, आप उनके रिजेक्टेड माल है वो यूज करते हैं। यूके है, और ये कंट्रीज है, ये यूरोप कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, सारे अपने रिजेक्टेड माल यहाँ। इवन मेडिसिन में भी, जो मेडिसिन, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं लेता, जो मेडिसिन बाहर की कंट्री में बैन हो जाती है वो मेडिसिन हमारे यहाँ बिकती है, हमारी मार्केट में बिकती है, हम उसकी डिमांड करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ पर बिकते हैं क्योंकि हमारे पास मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई ज्यादा होने का कारण यही देखो, मनी सप्लाई ज्यादा हो, हमने डिमांड बढ़ा देनी है, डिमांड बढ़ाने के लिए फिर इस मार्केट पे सब लोग अपनी नजर सिर्फ डिमांड के लिए तो जमाए ना, डिमांड है इस पे, और फिर डिमांड इंक्रीज करते हैं तो प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती होती जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इकॉनमी में जो इन प्राइस के बढ़ने का कारण बनती है, और सबसे बड़ा कारण ही डिमांड बढ़ना है। और डिमांड बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण ही डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। लेकिन इसके पीछे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सिर्फ पैसा ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। मैंने शुरू में ही, जब ये मैंने शुरू किया तभी मैंने एक बात कही थी कि ये एक फैक्टर है, एग्रीगेट सप्लाई। चलिए मान ले अभी मैंने जो जितना बोला वो सब सही भी है, और वो सही होने के कारण थोड़ा सा ये हो जाता ना, अगर ये सही है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जो नेसेसिटीज है, जरूरी है, लेकिन और वो हम उतना ही यूज करते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है, हम उससे ज्यादा यूज नहीं करते, उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अब ये तो मनी सप्लाई के कारण नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको अपनी बात को काट रहा हूँ, या आप यूं कहें, मैंने जो बोला है वो मैंने मेरी खुद की बातें नहीं है, मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो मोनेट्रिस्ट थ्योरी है। केन्स की थ्योरी मैंने पहले बताई, अभी जो मनी सप्लाई की बात कर रहा था ये मोनेट्रिस्ट थ्योरी है, फ्रीडमैन की थ्योरी है कि मनी सप्लाई इसका कारण है। बहुत सारी नेसेसिटीज हम यूज करते हैं, उन नेसेसिटीज को हम उतना यूज करते हैं जितना हमें जरूरत होती है, फिर भी उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इसके पीछे डिमांड थोड़ी है इसका कारण, इसके पीछे ये कारण है इसका, एग्रीगेट सप्लाई इज द ओनली रीजन। एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्ट की कम है, एग्रीगेट सप्लाई उनके कम होने के कारण कहीं ना कहीं वो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस इंक्रीज होना, डिमांड थ्योरी जितनी आप करते हैं और सारी डिमांड थ्योरी में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि डिमांड इंक्रीज होने से, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से वो प्राइस है वो बढ़ जाती है, प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है। यहाँ एक थ्योरी और आती है, ये टाइम टाइम कंप्लीट होने वाला है, 1 मिनट 30 सेकंड का रहता है, तो इसी थ्योरी को कंप्लीट कर देता हूँ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन केन्स के अकॉर्डिंग, केन्स गवर्नमेंट को लेता है मेनली कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है उनके कारण ऐसा होता है। और मोनेटिस्ट जो थ्योरी है, मोनेटिस्ट थ्योरी, मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति है उसकी व्याख्या की है। तो मिल्टन फ्रीडमैन एक लाइन कहता है कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर इज अ मॉनेटरी फिनोमिना। ऑलवेज एंड एवरीवेयर इज अ मॉनेटरी फिनोमिना, सब जगह एक ये मॉनेटरी फिनोमिना, एक मौद्रिक घटना होती है। फ्रीडमैन तो हर चीज का कारण ही मुद्रा को मानता है कि आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा है, आप गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब केन्स की थ्योरी भी कहती है मनी सप्लाई कारण है, और फ्रीडमैन की थ्योरी भी कहती है मनी सप्लाई कारण है। दोनों में डिफरेंस क्या है? केन्स ने जो कहा है वो कहा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और केन्स ने इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कंजप्शन को भी इंक्लूड किया है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया है,
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको भी इंक्लूड किया है कि इनके कारण समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग है वो बढ़ जाती है। जबकि जो मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो इनको इंक्लूड नहीं करते होते। वो तो कहते हैं कि सिर्फ मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण, और वो मनी सप्लाई इंक्रीज कौन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है या सरकार द्वारा जब मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, और उस एक्सेस एक्सपेंडिचर उसके कारण है इन्फ्लेशन आती है। तो दोनों में एक एक माइनर सा डिफरेंस आता है, ये चीज आप इसका ध्यान रखिएगा।